नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक बहुत ही बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। और ये वीडियो दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कभी ना कभी आपके गांव में चकबंदी जरूर होगी। क्योंकि अभी दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बहुत सारे जिलों में चकबंदी चल रही है। जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मेरे गाँव में दोस्तों चकबंदी चल रही है। तो मैंने पूरा प्रोसेस रिसर्च किया। मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो क्रिएट किया जाए, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पर देखा तो बहुत सारे वीडियो मुझे मिले, बट उसमें सटीक जानकारी नहीं उपलब्ध थी। तो आज हम बात करेंगे चकबंदी क्या है और ये कैसे होती है और इसमें क्या क्या लाभ है, क्या क्या नुकसान है, किन किसानों को लाभ होता है, किन को नुकसान होता है। पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आपका गाँव में चकबंदी हो रही है या अभी नहीं हो रही, आने वाले समय में होगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मेरे गांव में हो रही तो मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ और इन सभी का समाधान क्या होगा, जो प्रॉब्लम्स आएंगी आपके सामने, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है। और इस पर मैं पूरी एक दोस्तों वेब सीरीज बना रहा हूँ और इस सीरीज में आपको अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे। चकबंदी क्या है और उससे बहुत सारे पहलू है, अभी आपको सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है, मैं इसलिए अलग अलग बहुत ही बारीकी से चीजें समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि चकबंदी क्या है। तो ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहले मैं समझ ली चकबंदी क्या है। तो दोस्तों जो भी आपका गाँव होगा, पूरे गाँव का नक्शा होता है। ये राजस्व विभाग दोस्तों चकबंदी देखता है। सपोज दैट आपका एक गाँव है और गाँव में ये नक्शा है। अब इस गाँव में नक्शे में बहुत सारी जमीन गटी होगी दोस्तों। ये कहीं से रोड निकली होगी, ये मान लिया मैंने रोड है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं भी कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताऊंगा। इधर हो सकती है बंजर जमीन हो आपकी, तो बंजर जमीन चलो मैं ऐसे शो कर देता हूँ। और मान लो इधर कहीं तालाब होगा, है ना, तो ये आपका तालाब हो सकता है। हो सकता है गाँव में इस जगह बाग हो, है ना। हो सकता है यहाँ पर दोस्तों मंदिर हो, यहाँ पर हो सकता है मंदिर हो। और हो सकता है यहाँ पर दोस्तों स्कूल हो, है ना। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर, मान लो स्कूल हो और बाग हो गया आपके, ये रोड हो गई, मतलब बहुत सारी रोड्स हो सकती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। ये गांव का नक्शा होता है। तो सबसे पहले चकबंदी क्या है ये समझते हैं। तो चकबंदी का दोस्तों जो सरकार कराती है, इसका मेन उद्देश्य होता है कि जब बहुत सारे लगभग अपने यहाँ, मैं अपने यहाँ की बात करूँ 1962 के आसपास चकबंदी हुई थी। इसके बाद अब दोस्तों 2024 में चकबंदी हो रही है। तो मेन उद्देश्य सरकार का क्या होता है, जितने भी छोटे छोटे खेत हो जाते हैं, क्योंकि बंटवारा होता चला जाता लोगों में। आज हमारा खेत मान लो 10 बीघे का था, बट धीरे धीरे बट रहा है, कोई छोटा चक खरीदा, तो उनको इकट्ठा करना होता है मेन उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य ये होता है, जिन खेतों में रास्ता नहीं है जाने के लिए वहां पर रास्ता देना, जिन खेतों में नाली नहीं है पानी ले जाने के लिए वहां पर पानी जाने के लिए नाली देना। और बहुत सारी जैसे कुछ आबादी के लिए जगह छोड़ी जाती है। जैसे आपके गांव में खेल मैदान बनना है तो उसके लिए जगह छोड़ी जाएगी, पंचायत घर बनना है तो उसके लिए जगह छोड़ी जाएगी। तो जगह तो कहीं से सरकार लेकर आएगी नहीं, वहीं उसी जगह में से सब कुछ किया जाता है। तो अब एक एग्जाम्पल हम ये समझ लेते हैं पहले। ये तो गाँव का नक्शा हो गया। आप समझ लेते हैं कि ये एक दूसरा गाँव का नक्शा है। इसमें कुछ हम बॉक्स बना लेते हैं, है ना। मान लिया ये एक जनसंख्या है ए, एक खाताधारक है, इधर कोई बी, मतलब दो किसान है, एक ए है एक बी है। उसका ये पहला खेत है ए का ही, और ए का ही सपोज दैट दूसरा खेत है। और ये बी खाताधारक, उसका पहला खेत है और बी का दूसरा खेत है। अब जब चकबंदी होगी तो चकबंदी को उद्देश्य है कि A1 मतलब ए खातेदार को या तो उठाकर यहाँ पर ऐड कर दिया जाए, मतलब इनके खेत को जोड़ना ही उद्देश्य होता है कि छोटे छोटे चकों को जोड़कर बड़ा चक बनाना। तो A1 को A2 के साथ जोड़ सकता है या A2 को यहाँ पर भी जोड़ा जा सकता है। मतलब कुल मिला के इनको पास पास करना, या तो यहाँ पर A2 हो सकता है, यहाँ पर A2 हो सकता है। तो इस मिला करके अगर यहाँ होगा तो ये वाला चक पूरा उसका एक बन जाएगा बड़ा सा खेत। अगर यहाँ आएगा तो इसका खेत बन जाएगा। ऐसे B2 को B1 B2 को यहाँ लाया जा सकता तो ऐसा एक बड़ा खेत बन जाएगा, या यहाँ भी लाया जा सकता था। तो कुल मिलाकर खेतों को जोड़ना मेन उद्देश्य होता है चकबंदी का, और इसी को दोस्तों चकबंदी कहते हैं। चकबंदी में बहुत सारे पहलू हैं, तो कुछ चीजें हम और डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले चकबंदी का फायदा क्या होता है। तो छोटे किसान जो होते हैं उनके खेत जो अलग अलग होते हैं, वो सारे खेत एक साथ हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट है, जिनके खेत पर ट्यूबवेल जो लगवा लेते हैं, तो चकबंदी का रूल है कि ट्यूबवेल के पास जिस किसान का ट्यूबवेल है उसका पूरा एक चक वहां पर लगभग 5 बीघे का बनाया जाएगा, यदि उसके पास जमीन होगी तो।
अगर ज़मीन ही नहीं होगी तो चक बनाने का कोई लाभ नहीं है। तो कम से कम 5 बीघे का ट्यूबवेल के पास आपका चक बन जाता है। वहीं जो बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो 1 बीघा आज खरीद लिया, 2 बीघा खरीद लिया इधर उधर खरीद करके, तो वो सारे ही गांव में दोस्तों एक जगह इकट्ठे किए जा सकते हैं, है ना। लेकिन अब इसके बाद जो सबसे पहले चकबंदी का प्रोसेस क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो जब भी आपके यहाँ चकबंदी के 2 तरीके से होती है, या तो आप सरकार से डिमांड कर सकते हैं, गांव के सभी लोग जाकर के डीएम को एप्लीकेशन देंगे, फिर वो आपका जाएगा मुख्यमंत्री तक का, तब चकबंदी हो सकती है, बट उसमें बहुत लंबा प्रोसेस। या तो सरकार ही कुछ दिनों में दोस्तों चकबंदी कराती है। तो सबसे पहले चकबंदी कराने के लिए क्या होता है, सर्वे किया जाता है गाँव में। आपके यहाँ पर कुछ अधिकारी आएंगे और वो सर्वे करेंगे कि इस गांव का जो नक्शा उनके पास पहले से ही रहता है, और फिर से सर्वे करेंगे कि उस नक्शे में, क्योंकि जो 1962 में नक्शा बना होगा वो आज बहुत ज़्यादा चेंज हो गया होगा, जहाँ पर बहुत सारे खेत होंगे, वहाँ पर दोस्तों स्कूल बन गए होंगे, घर बन गए होंगे, जो बंजर ज़मीनें छोड़ी गई थी सरकार ने उस पर भी लोगों ने घर बना ली, जो तालाब थे उनको ढक दिया गया, उनको तोड़ करके लोगों ने घर बना लिए। तो इस वजह से एक सर्वे होगा रियल, वहाँ पर गांव-गांव जाकर देखा जाएगा। किसी के जैसे आपका खेत था, आपने मकान बना लिया, तो अब मकान तो किसी दूसरे को दिया नहीं जा सकता है ना। आपके सपोज दैट किसी ने तालाब में ज़बरदस्ती घर बना लिया, तो उन सब का पूरा एक नक्शा तैयार किया जाता है। और जहाँ पर घर बन गए हैं, जहाँ पर बाग लग गए हैं, उनको चकबंदी के बाहर चक वो सारे कर दी, उनकी चकबंदी नहीं होगी, समझ गए, वो वहीं स्थायी रहेगा कुल मिलाकर। तो ये सर्वे होता है। अब सर्वे के बाद दोस्तों क्या होता है, गांव में लगभग 6 से 7 सदस्य चुने जाते हैं, जिसे चकबंदी सदस्य बोलते हैं। ये क्या होता है, क्योंकि गांव का रूपरेखा वो सारा जानते हैं, तो उनकी सहायता से ही सारा ये सर्वे वगैरह होता है। उनको ऑथराइज कर दिया जाता है कि आप गांव की चकबंदी में सहायता करेंगे। इसके बाद दोस्तों जमीन का निर्धारण होता है। अब देखिए, ये भी हो सकता है कि अगर आपके गांव हाईवे पर लगा है ना, आपका खेत सपोज दैट हाईवे पे थे, जैसे मैंने नक्शे में बताया था A1 ये हाईवे पे था और B1 हाईवे पे नहीं था, तो ऐसा नहीं कि B1 को A1 पर दे दिया जाएगा, क्योंकि जो हाईवे की ज़मीन है, जो ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर दोस्तों कीमत आनों में लगती है। पहले आना चलते थे, जैसे कि 1 रुपये में 100 आने हुआ करते थे, 100 पैसे समझ सकते हैं। तो वहाँ पर पहले कीमत निर्धारित की जाएगी उस खेत का, जो हाईवे के किनारे होगा, जो स्कूल के किनारे होगा, जो अस्पताल के किनारे होगा, उन चकों की कीमत ज़्यादा होगी। सपोज दैट वो 1 रुपये के हो गए, है ना। कुछ चक कम वैल्यू के होंगे तो उनको 80 पैसे में नापा जाएगा, कुछ 70 पैसे में, कुछ 60 पैसे में, बंजर जमीन 50 पैसे में। तो ऐसे दोस्तों निर्धारण सभी जितने भी गाँव के खेत हैं उनका निर्धारण कर लिया जाएगा, है ना। सर्वे हो गया। इसके बाद दोस्तों सर्वे होने के बाद अब आपके यहाँ एक पर्चा 5 जिसे बोलते हैं वो वितरित किया जाएगा। पर्चा 5 क्या होता है, सपोज दैट आपके पिता के जो पिताजी मतलब आपके बाबा 2 भाई थे और उनके हिस्से में 10 बीघे के एक बड़ा सा चक था, ठीक है। उसका कोई गाटा संख्या होगा, गाटा संख्या यहाँ पर दोस्तों जो भी होते हैं इन सभी के गाटा संख्या होते हैं। लेकिन अब आपके पिता जो बाबा थे, सपोज दैट एक भाई थे, उनके पास 10 बीघे का खेत था, बाबा के 2 पुत्र हो गए, मतलब आपके पिता या आपके पिताजी और चाचा। अब खेत का बंटवारा होगा तो 5-5 बीघा बचा, उनके भी बच्चे हो गए, उनके 2-2 बच्चे हो गए, तो अब 2.5 बीघा खेत बचा। तो अब क्या है, पर्चे 5 में जो बाबा के नाम का चक था, जब चकबंदी हुई थी, वो पूरा सम्मिलित खाता आप लोग जोत रहे थे, ठीक है। बाबा खत्म हो गए, आपके पिताजी आप लोग सम्मिलित में ही अपना आपस में बंटवारा कर लिया खेत का कि मैं इस तरफ अपना जोतूंगा या बबूंगा और मैं इस तरफ करूंगा, लेकिन वो सरकारी बंटवारा नहीं था। तो उसके लिए पर्चा 5 दिया जाएगा। उस 10 बीघे के चक में जितने हिस्सेदार हो गए होंगे उन सभी को पूरा विवरण दिया होगा और ये बताया जाएगा कि इनके नाम या इनके हिस्से में इतनी जमीन आएगी। तो पर्चा 5 में सब कुछ मेंशन रहता है, सब लिखा रहेगा कि आपके बाबा थे और इनके पास 10 बीघा के खेत था, उनके 2 पुत्र हो गए, इनके पास 5-5 बीघा बचा, है ना। फिर उनके 2-2 पुत्र हो गए। तो उस पर्चा 5 में, जो पर्चा 5 मिलेगा उसमें पूरे इस 10 बीघे खेत का विवरण दिया होगा, कितने हिस्सेदार हैं, कितनी उनके नाम जमीन है। तो ये पर्चा 5 होता है, इसमें ये डिटेल मिलती है। इससे सबसे पहले आप जब आपको गांव में पंचायत घर में आप अधिकारी आते हैं, वो बुलाते हैं और आपसे पूछा जाएगा तो आपको पर्चा 5 दिया जाएगा। तो उससे अपना पूरा रकबा आप देख लीजिएगा कि आपके गांव में मतलब कि आपके बाबा के नाम कितना रकबा था, क्या वो पूरा है या नहीं है। हमारे दोस्तों गांव में एक बहुत बड़ा केस आया, हमारे एक दोस्त हैं
और उनका क्या है, रजिस्ट्री 1962 के पहले लगभग 62 या 60 के आसपास हुई थी रजिस्ट्री। उनके बाबा ने खरीदा था खेत, 2 बीघा के खेत खरीदा, रजिस्ट्री में 2 बीघा अंकित है। बट लेकिन जब वो नई खतौनी उस समय बनी होगी तो उनका जो रकबा था 2 बीघे से 1.5 बीघा वहाँ पर किसी कारण गलती से चढ़ गया होगा, तो आज तक वो 1.5 बीघा ही जोत रहे थे। बट जब अभी चकबंदी हुई तो वहाँ पर भी 1.5 बीघा उन्हें मिला। बट उनको पुरानी जो उन्होंने रजिस्ट्री कराई थी 1950 के आसपास वो मिल गई, उसमें 2 बीघा लिखा था। अब लगभग 10 रुपये का उनको घाटा हुआ। तो ये सब आपको पर्चा 5 में मेंशन होगा कि आपकी टोटल जमीन कितनी थी और अब आपके हिस्से में कितनी है। इसी वजह से पर्चा 5 दिया जाता है कि आप ये निर्धारित कर सकें कि आपके नाम जो जमीन है वो आपका सटीक हिस्सेदार आपको निर्धारित करता है नहीं करता है। जब सटीक निर्धारित कर देता है तो आपको कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत होती तो आप वहां पर जाकर के चकबंदी अधिकारी को बोल सकते हैं कि ये हमारा बंटवारा गलत है। इसके बाद जब ये कंफर्म हो जाता है तो फिर दोस्तों पर्चा 23 बांटा जाता है। इसके पहले एक 200 पर्चा और बांटा जाता है बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्चा 23 में क्या होता है, पहले तो बाबा के नाम खेत था, आप सभी लोग आपस में अपना हिस्सेदारी लिए थे। बट अब जितने भी हिस्सेदार होंगे जैसे बाबा के मान लो 2 बेटे थे, उनके 2 बेटे 4 लोग हो गए, मान लो पिताजी लोग नहीं है तो अब उस खेत के 4 मालिक हो गए। तो अब उन चारों मालिक को अलग अलग गाटा संख्या निर्धारित कर दिया जाएगा उस खेत में। सपोज दैट ये खेत था, ये बाबा के नाम था। अब इसके 4 भाग हो गए, इधर से रोड निकला था, है ना। तो अब एक बेटा इधर आ जाएगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 गाटा संख्या बन जाएंगे उस खेत में। तो ये पर्चा 23 में ये मेंशन होगा, ये पर्चा 23 अब दोस्तों चारों लोगों को मिलेगा क्योंकि 4 हिस्सेदार बन चुके हैं। तो चारों लोगों को पर्चा 23 मिलेगा। उसमें लिखा रहेगा कि ए के नाम 2.5 बीघे जमीन बची, बी के नाम 2.5 बीघे और सी के 2.5 बीघे और डी के 2.5 बीघे, टोटल 10 बीघे थे। तो ये वहां पर लिखा रहेगा कि इतना। इसमें अब आपको पर्चे 23 में देखना कि आपका जो रकबा है, आपके हिस्से की जमीन पूरी है या नहीं है। अगर वहां पर भी कुछ आपको कमी लगती है कि 2.5 बीघे की जगह 2 बीघे आपको मिली, तब आप आपत्ति लगा सकते हैं। अब लेकिन दोस्तों चकबंदी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि अगर आपका चक सपोज दैट ये रोड था, अब हिस्सेदार तो यहाँ पर 4 हैं, 2 को पीछे दे दिया, 2 को रोड किनारे दे दिया। अब जो जिनको रोड के किनारे मिला उनकी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि आजकल दोस्तों रोड जहाँ पर भी होता है, चाहे छोटा रोड बड़ा रोड, उनकी प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा होती है। हालांकि इनको खेत ज़्यादा मिलेगा पीछे वालों, क्योंकि इनकी वैल्यू जब लगाई जाएगी खेत की तब इनकी कम लगेगी। बट थोड़ा बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है दोस्तों, इनको खेत थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, इनको कम मिलेगा क्योंकि ये रोड के किनारे हैं। अब दोस्तों जो रोड के किनारे नहीं हैं, आज सभी लोग चाहते हैं, जो आज की डेट की अगर सिचुएशन की बात करें, सभी लोग चाहते हैं कि मैं रोड पर फ्रंट पर आ जाऊं। तो अब क्या करेगा, उसको जब ये बंटवारा मंजूर नहीं होगा तो फर्स्ट नंबर दोस्तों जाएगा चकबंदी कार्यालय। वहां पर दोस्तों होते हैं चकबंदी लेखपाल, चकबंदी कानून गो, इसके बाद एसीओ, फिर सीओ, 4 पोस्ट। इसके ऊपर भी एक एसएसओ होते हैं। तो लेकिन फिर वो आपत्ति लगाएगा, जाके आपको कुछ समय दिया जाएगा पर्चा 23 के बाद 20 से 25 दिन का, कि जिसको कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी का हिस्सा कम है, किसी को कोई भी प्रकार की आपत्ति है, वो अपना आपत्ति लगा सकता है सीओ ऑफिस में जाकर के। समझ गए? जैसे 1 नंबर चाहता है कि मुझको भी रोड पर मिलना चाहिए, तो वो 1 नंबर जाएगा सीओ ऑफिस और एप्लीकेशन वगैरह लिख करके वहाँ आपत्ति लगाएगी, मुझे भी रोड के किनारे वाले खेत पर हिस्सेदार बनाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग, गांव के लोग जाते हैं। अब क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, किसी का जबरदस्ती दोस्तों, क्योंकि आपको पता है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं दोस्तों। किसी का जबरदस्ती, किसी को खेत यहीं मिलना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से उसको खेत जबरदस्ती इधर दे दिया, किसी को तालाब में दे दिया, किसी को गांव के बाहर दे दिया। मतलब गांव के बाहर मतलब गांव के क्षेत्रफल में ही रहेगा, इस नक्शे के क्षेत्रफल में ही, बट उसका खेत यहाँ था, उसको यहाँ दे दिया। उसने अपने बहुत सारे पेड़ पौधे खेतों में लगाकर तैयार किए थे, अब उसको भी प्रॉब्लम आएगी तो वो भी आपत्ति लगाएगा। अब इन सभी आपत्तियों को दोस्तों सीओ जो होते हैं चकबंदी अधिकारी, वो सुनवाई करेंगे और जो भी वैलिड आपत्तियां होंगी उनको दोस्तों सुन करके एक फिर से नया नक्शा तैयार कर दिया जाएगा। गांव को सबको अलग अलग गाटा संख्या दे दिया जाएगा, सबको अलग अलग छक मिल जाएंगे और वो अपना जोतेंगे। तो ये पूरी चकबंदी की प्रोसेस होती है। अभी इसमें बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, इसमें 1 से 2 साल का समय लग जाता है। मैंने बहुत चीजें छोड़ दी हैं दोस्तों, है ना। अभी ये पूरा प्रोसेस होता है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि चकबंदी के फायदे क्या होते हैं।
तो चकबंदी के फायदे तो मैंने बता दिए कि छोटे खेत बड़े हो जाते हैं, जैसे आपके 4 जगह खेत हैं छोटे छोटे, उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा। ट्यूबवेल वाले का सबसे ज़्यादा फायदा होता है, उसका चक 5 बीघे का बन जाता है यदि उसके नाम पहले से खेती है। और नुकसान भी दोस्तों हैं, छोटे किसानों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, क्योंकि आपको पता है किसान बड़े सीधे साधे होते हैं और उनका खेत इधर उधर कर दिया, वो पत्ती लगाना नहीं जानते हैं, तो फिर वो भटकेंगे इधर उधर, सीओ के पास चक्कर लगाएंगे, वकील के चक्कर लगाएंगे। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा अपनी तरफ से, जैसा कि चकबंदी के लिए। जब भी चकबंदी आपके गांव में शुरू हो तो आप बिल्कुल कांटेक्ट में रहें चकबंदी लेखपाल, चकबंदी कानूनगो के। जो नक्शा उनके पास होगा उसमें आप अपना चक वगैरह सब देख लें कि मेरा भरी बात है या नहीं है। उनके लगातार कांटेक्ट में रहें, उनसे बोलिएगा आपको जहाँ पर भी चाहना है चक वहीं पर मुझे दिया जाए, अगर वैलिड होगा तो। देने के भी दोस्तों को रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारा बंजर भूमि तुमको हाईवे पर दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके भी बहुत नियम व कानून कायदे हैं कि किसको खेत किस तरीके से कहाँ अलॉट किया जाएगा। अगर पॉसिबल होगा तो आप बिल्कुल उसमें जब उनके संपर्क में रहेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपका ट्यूबवेल है, अगर आप खेत एक साथ कराना चाहते हैं तो मैं एक टिप देना चाहूँगा, अगर आपका 1 बीघे के खेत कहीं है वहाँ ट्यूबवेल लगवा लीजिएगा। समय आने पर जब चकबंदी होगी तो आपका वहाँ पर चक 5 बीघे का बना दिया जाएगा। अगर आप चकबंदी से बाहर रहना चाहते हैं, आपके हाईवे की ज़मीन है, तो आप उसके पेड़ पौधे लगवा सकते हैं या आप वहाँ पर मकान बनवा सकते हैं, तो चकबंदी बाहर हो जाएगा, उसको चकबंदी से बाहर कर दिया जाएगा, वो चक कहीं नहीं जाएगा। तो ये बहुत सारे रूल्स हैं। अगर आप हम कमेंट करके बताएंगे कि मैं इस पर और डिटेल वीडियो बनाऊं, बहुत सारे जो पर्चे वगैरह मिलते हैं सारा A to Z प्रोसेस समझाऊं, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक डिटेल और वीडियो बनाऊंगा। इसकी सीरीज बना दूँ, पर्चा 5 क्या होता है, पर्चा 23 क्या होता है, 11 क्या होता है, और इसमें आपत्ति वगैरह कैसे लगाई जाती है, और अगर आपकी ज़मीन कम मिल रही है तो वो कैसे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं चकबंदी में और उसके फ़ायदे भी होते हैं, सरकार इसी वजह से कराती है। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया, चकबंदी होगी तो ये भी निर्धारित किया जाता है, क्योंकि जब नाली निकालनी है, रोड निकालनी है, गाँव में अलग नई रोडें बनानी है, तो उसके लिए जगह चाहिए। जगह आएगी कहाँ, वो तो किसान के पास ही है, तो उससे कटौती भी की जाती है। वो डिपेंड करता है वहाँ पे कैसे निर्धारण होता है जब सर्वे होगा। मेरे यहाँ की बात करें तो लगभग 3% कटौती हो रही है। अगर आपके पास 100 विषय की बात कर रहा हूँ, बीघे की नहीं, 5 बीघा, मतलब कि अगर 1 हेक्टेयर ज़मीन आपके पास है तो उसमें आपके 3 बिस्वा ज़मीन कट जाएगी। अब कट करके सरकार तो नहीं ले जाएगी ना, वही उसी में नाली बनाएगी, सड़क बनाएगी, आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए बनाई जाती है ना, इस वजह काटा जाता है। तो ये चकबंदी का प्रोसेस है, और भी बहुत चीज़ें हैं इसमें। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करेंगे। अगर हमको हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चकबंदी से संबंधित A to Z जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो को हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं सारा जानकारी आपको दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।